ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यूनाइटेड एजुकेटर्स एंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अब प्यारे पहले रिक्वेस्ट कर लेते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास अपलोडेड लेक्चर्स के समय से पहुंच जाए। तो प्यारे, ये 10th साइंस के फिजिक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर आप लेके आए हैं आपके सामने। तो अभी हम लोग आज बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिसाइड किए थे नेक्स्ट लेक्चर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे होगा, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इससे रिलेटेड पीवाईक्यू तक आप सॉल्व न कर लें। ठीक है, तो प्यारे रिफ्लेक्शन से आप अच्छे से परिचित होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमेनन से ही आपके मिरर्स वगैरह वर्क करते हैं। अब मिरर्स आपके जीवन में सुख भी दिए हैं और मिरर्स आपको बहुत परेशान भी किए हैं। सुख कैसे? आप निकल रहे हो बाहर तो कम से कम 2-4 मिनट तो आप मिरर के सामने देते ही हो, ठीक है। लेकिन आप किसी के साथ बाहर निकल रहे हो, जैसे वाइफ के साथ, तो आप तो वाइफ के साथ अभी निकलेंगे नहीं। क्यों भाई, सही कह रहे हैं ना? तो भाभी के साथ या मम्मी के साथ या पापा मम्मी के साथ निकल रहे हैं या भैया भाभी के साथ निकल रहे हैं। भाभी कहती बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। मम्मी कहती बस 2 मिनट, 2 मिनट। इस चक्कर में 1 घंटे बीत जाते हैं और पापा भैया दोनों फायर रहते हैं बाहर। ठीक है, ये सब आप देखे होंगे। इसका मतलब मिरर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ कहाँ पे है? तो भैया एक तो सजने संवरने में है ही है, वो तो देख ही रहे हो, रोज ही बवाल हो रहा है उसके चक्कर में, तो वो तो हमको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वहां कॉनकेव मिरर है, गाड़ी की हेडलाइट्स में है। ठीक है, आप घर के छत पे चले जाएं तो जो एंटीना लगा हुआ है जिससे आप सिग्नल्स को रिसीव करते हैं सैटेलाइट से आने वाले, और फिर वो आता है सिग्नल सेटअप बॉक्स में, सेटअप बॉक्स उसके साथ उचित व्यवहार करता है। अब आप अपने रिक्वायर्ड चैनल वहां देखते हैं। तो प्यारे वो भी कॉनकेव सरफेस है, जरा देखें। वहां मशीन भी एक स्पेशल पॉइंट पे लगी है जो कि फोकस है उस स्पेरिकल सरफेस का। ये फोकस फोकस क्या होता है अभी हम बात करने जा रहे हैं, आज एक वीडियो में हो जाएगा ये सब। तो मेरे प्यारे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का। ठीक है, आप घर से निकल रहे हैं और आप ये जानते हैं कि आप गुड लुकिंग है या नहीं है, ये मिरर भाई साहब ही बताते हैं। और मिरर जिस फेनोमेनन पे वर्क करता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये आपके टीवी से जुड़ गया, और मोबाइल में जो सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं उसमें भी एज ए एंटीना यूज किया जाता है यही। तो सिग्नल्स रिसीव कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो कॉनकेव सरफेस यूज हो रहा है। तो मोबाइल से जुड़ गया तो आप समझ ही गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। गाड़ी की हेडलाइट्स में लग गया, समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ ही रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट के चक्कर में क्यों पड़ गए हैं शुरुआत में? देखिए, हमको कोई भी काम करने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि इससे हमारा क्या फायदा, इससे क्या होने जा रहा है, तो बस वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ एक इमेज भी देख रहे हैं, देख रहे हैं? तो इमेज जरा देखिए, ये बढ़िया खूबसूरत सी बिल्डिंग है, एक अच्छा सा शहर। ठीक है, और नीचे जो है ये रुका हुआ पानी है, बहुत साफ पानी है, तो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क कर रहा है। और ये देखिए इसका इमेज एकदम, ऐसे नज़ारे आप देखे होंगे, किसी तालाब के किनारे बैठिए और आप देखिए उसके अगल बगल जो पेड़ वोड़ लगे होते हैं वो भी उल्टा दिखते हैं, एकदम विद कलर वगैरह के साथ, हरे हैं, फूल लाल लाल लगे हैं, पीले फूल लगे हैं, वो सब एज इट इज दिखता है। तो सेट्स और इमेज में अंतर पता है ना? परछाई हमेशा काली होती है, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट जिस कलर का है उसी कलर का रहता है। ठीक प्यारे, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा याद दिला देते हैं पिछले का जो मामला था। आप एक कमरे में हैं, कमरे में अंधेरा है, कमरे में, अरे कुछ बदमाशी नहीं कर रहे हो, कमरे में हो, अंधेरा है कमरे में, और आपके कमरे के विंडो पर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है। कौन वाला ट्रांसपेरेंट ग्लास? ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है यदि वो आपके रास्ते पर रखा हो तो आप जाके उससे भिड़ जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा वो रखा भी है, इतना तगड़ा ट्रांसपेरेंट।
ठीक है, कमरे में भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, इसका मतलब रात की बात हो रही है। अब आपके हाथ में टार्च है, तो आप बदमाशी जरूर किए होंगे इतनी उम्र में। तो उसी वीडियो को जरा प्ले करेंगे आप जब बदमाशी किए थे। तो टार्च की लाइट को जब आप फोकस करेंगे उस ट्रांसपेरेंट ग्लास पर, तो टार्च की सारी लाइट क्या होगी, बाहर चली जाएगी। ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। अच्छा, सारी लौट आएगी? ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा, पार भी जाएगी और लौटे भी। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, जो पार जा रही है वो क्या है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन है। वाह भाई, ये समझ लो ऐसे बच्चों को पाके आंखें भर आती हैं। क्या गजब जवाब देते हो भाई आप। तो अच्छा, जो लाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस पे ग्लास पे पड़ के लौट आई है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कंफर्म हो गया। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इन द सेम साइड, सच फेनोमेनन नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, then it deviates from its path, such phenomenon known as refraction of light। ठीक प्यारे? अच्छा, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि लाइट कमरे में ज्यादा वापस आई है, ज्यादा पार की है? ज्यादा पार की है। ठीक है, अब हम चाहें तो ज्यादा पार ना करें तो हम क्या करें, हम रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का कोटिंग कर दें ट्रांसपेरेंट ग्लास के दूसरे साइड पर। ठीक है, कभी आपके हाथ से मिरर टूटा होगा, छूटा होगा, पहले टूटा होगा तब छूटा होगा, पहले छूटा होगा तब टूटा होगा? पहले छूटा होगा तब टूटा होगा। तो आप देखें मिरर के बैक साइड में एक कोई कोटिंग दिखती है, कभी कभी रेड कलर की होती है, बड़ी सस्ती वाली कोटिंग होती है, और कभी कभी एल्युमिनियम की रहती है, कभी कभी सिल्वर की रहती है, सबसे बढ़िया सिल्वर की होती है। अब वो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग होती है। वो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल क्या करता है, जो लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम इंटर कर रही थी, उस लाइट को क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है, पार नहीं जाने देता है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन के पोर्शन को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है या लगभग जीरो कर देता है। रिफ्रैक्शन होना बंद हो गया तो बढ़ क्या गया होगा, रिफ्लेक्शन बढ़ गया होगा, रिफ्लेक्शन बढ़ गया होगा। तो इसी को मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर। जहां रिफ्लेक्शन लगभग अप्रॉक्स 100% हो, अप्रॉक्स 100%, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक है, और हमको अपना चेहरा देखना है तो हमारे शरीर से लाइट चलेगी, जब तक वो लाइट हमारी आंखों में नहीं इंटर करेगी तब तक हम देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमारे सामने कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे चेहरे से चलने वाली लाइट को रिटर्न करके हमारी आंखों में इंटर करा दे, तभी देख पाएंगे। इसका मतलब रिफ्लेक्शन फेनोमेनन आपको खुद को देखने के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बाउंस बैक नहीं होगा तो आपके चेहरे या आपके शरीर से चलने वाली लाइट आपकी आई में इंटर नहीं करेगी और आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से कुछ आइडिया मिल गया होगा। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। बड़ी तैयारी करनी पड़ती है भाई। ठीक है, यहां लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग बात ही कर चुके हैं, बाकी आप रीड कर लेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट बाउंस बैक in same side in the same medium, such phenomenon known as reflection of light। तो अब रिफ्लेक्शन कब होगा, जब लाइट सरफेस पर इंसिडेंट होकर एब्जॉर्ब ना हो, क्या हो, और ऐसा ना हो कि पार कर जाए, मतलब रिफ्रैक्शन ना हो, पार कर जाए तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, पार ना करे, इसका मतलब रिफ्रैक्शन ना हो। क्या ना हो, रिफ्रैक्शन ना हो, एक चीज। और दूसरा एब्जॉर्ब ना हो, कभी कभी कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो लौटाएंगे ही नहीं लाइट को, तो बाउंस बैक कहां से होगा। ये बात यहां लिखी हुई है। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, मिरर पर जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है उसी रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे के बारे में लिखा गया, द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे आप देख रहे हैं यहां डायग्राम में। और फिर रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे दैट बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल क्या है,
हमने मिरर पर जहां लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये जो है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दें जो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाए, उसे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये नॉर्मल की बात हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये बातें यहां लिखी हुई हैं। अब बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप जरा देखिए, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो पहला लॉ ये बोल रहा है। और जो है दूसरा लॉ है आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। अब इसका मतलब ये समझिए आप, जैसे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, तो यहाँ सेम प्लेन में है क्योंकि बोर्ड क्या है? प्लेन है, सिलेंडर थोड़े ना, एक प्लेन है। और सेम प्लेन में ना होता, जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल प्लेन में होता और ये बाहर होता, तो ये बोला जाता सेम प्लेन में नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ये तीनों सेम प्लेन में है। फिर यहाँ पर थोड़ा कुछ और जानकारी दे दी गई है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन है? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये कब मिलता है? occurs when light reflects from a smooth surface like a mirror, तो reflected light forms a clear image। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कब बोला जाएगा? जब आप किसी ऐसे फेस के सरफेस के सामने खड़े हैं और जब आपको अपनी एकदम क्लियर इमेज दिख रही है, इसका मतलब वहां पर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। फिर एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। occurs when light reflects from a rough surface like paper, cloth, etc। तो पेपर, क्लास वगैरह जो लाइट इंसिडेंट होती है तो सरफेस थोड़ा रफ होता है। रफ होने के कारण कि लाइट क्या होती है? स्कैटर हो जाती है। तो किसी एक जगह पे कन्वर्ज नहीं होती है, ना किसी एक जगह से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है। तो इस सिचुएशन में एकदम क्लियर इमेज नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसा थोड़े ना है कि आप दीवार के सामने खड़े हो जाते इमेज बन जाता है, पेपर के सामने खड़े हो जाते इमेज बन जाता है, लेकिन लाइट तो वहां भी पड़ रही, सरफेस वो भी है। ठीक है, तो ये आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाता है यहाँ पे। ठीक, तो हमारे ख्याल से ये बातें समझ गए हैं। और बाकी आप चाहेंगे तो थोड़ी देर रोक के रीड कर लेंगे, सारी बातें यहाँ लिखी भी हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता क्या है? आपके मन में भ्रम तो नहीं है कि ग्लास जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? नहीं बेटा, वो ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका होता है जैसे एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रेड ऑक्साइड है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा यदि आप सिल्वर यूज करते हैं, फिर उससे थोड़ा हल्की क्वालिटी का एल्युमिनियम, उससे हल्की क्वालिटी का रेड ऑक्साइड। तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये महंगा सस्ता भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर मेड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स chosen based on their reflectivity, smoothness, durability and cost। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम किसी रिफ्लेक्टिव मटेरियल को सेलेक्ट करके बनाते हैं और जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, स्मूथ हो और कास्ट मतलब अपने बजट में आ जाए। ठीक है ना? तो प्यारे जरा यहां देखें, बात हो रही है आगे कि ग्लास इटसेल्फ इज नॉट रिफ्लेक्टिव। ग्लास खुद से रिफ्लेक्टिव नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास जो था, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें हमने आपसे पूछा था कि रिफ्लेक्शन का पोर्शन ज्यादा है कि रिफ्रैक्शन का, तो आपने बोला था कि रिफ्रैक्शन का पोर्शन ज्यादा है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन का पोर्शन बहुत कम था, इसका मतलब ये अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं है वो। और किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास पर जो अपनी इमेज देखते हो, अपनी इमेज, तो अपनी इमेज कब देखोगे? जब जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपके शरीर से वहां रे जाएगी और लौटेगी तब देखोगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं करता है। इसलिए आपको खुद की इमेज ट्रांसपेरेंट ग्लास में बड़ा ध्यान देने पे दिखती है, और दिखते भी है तो बहुत ब्लर होती है।
ठीक है। लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्लास के दूसरी तरफ कोई है, उसको थोड़ा एकदम क्लियर इमेज देखते हो उसका। अब क्यों क्लियर देखते हो? क्योंकि वहां से लाइट जब आपकी आई में आएगी, ट्रांसपेरेंट ग्लास को पार करके आएगी, तो रिफ्रैक्शन होगा। अब क्योंकि रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट ग्लास से ज्यादा होता है, इसलिए रिफ्रैक्शन फेनोमेनन से जो चीज आप देख रहे हैं वो अच्छी दिखेगी, तो उस पार वाला बढ़िया दिखता है। अब आप खुद को देखते हो तो थोड़ा अच्छा नहीं देख पाते। ठीक है। तो अब आप देखें, कभी कभी आपके हाथ से मिरर छूटा होगा और फिर टूटा भी होगा, फिर बाद में आप भी कूटे गए होगे, आप भी टूटे होगे, वो बात की बात है। तो जरा देखो, मिरर जब आपके हाथ से छूटा होगा, टूटा होगा, तो कभी कभी आप देखे होंगे कि उसके पीछे जो है रेड कलर की कोटिंग है, और कभी कभी आप एकदम चमकता हुआ सिल्वर कलर की कोटिंग। तो जब आप रेड कलर की कोटिंग वाला मिरर तोड़ते हैं तो आप केवल डांट खाते हैं, और जब सिल्वर कलर की कोटिंग वाला मिरर तोड़ते हैं तो आप डांट के साथ मार भी खाते हैं। और कहीं बड़े साइज वाला मिरर तोड़ दिए तो मार किस्तों में चलती है, जब जब पापा को याद आता है कितना बैंक बैलेंस डिस्टर्ब किया है। एक्चुअली आपके मार और डांट ये सब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। आप डांट खा के फुर्सत हो जाएगी यदि कम नुकसान किए हैं तो, थोड़ा ज्यादा नुकसान किए हैं तो कड़ाई भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान किए हैं तो जब जब याद आएगा फाइनेंसर को तब तब आप टूटे जाएंगे। यही आपकी जिंदगी में चल रहा है, थोड़ा लॉजिक को लगा के देखना। एवरीथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, क्योंकि भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। तो प्यारे, ये जो कोटिंग है, अब ये ग्लास फिर क्या करता है? तो ग्लास क्या करता है, ग्लास itself is not reflecting but it provides a smooth transparent substrate। ग्लास स्मूथ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो जैसे ग्लास के दूसरे साइड, जैसे ग्लास है, ग्लास के दूसरे साइड आप कोटिंग कर दिए तो वहां तक लाइट जानी तो चाहिए, और जाएगी कब? जब ट्रांसपेरेंट होगा वो, तो वहां तक लाइट जाएगी, और रिफ्लेक्टिंग मटेरियल क्या करेगा? उसको वापस भेज देगा, और फिर वो हमारी आई में इंटर करके हमारा ही इमेज दे देगी, या हमारे पीछे कोई खड़ा है उसका इमेज दे देगी। बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअली ग्लास क्या करता है, जो आपका रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का जो कोटिंग है उसको सेफ रखता है। ग्लास पे स्केच वगैरह पड़ जाती है तो आपका जो कोटिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। जरा आप कोटिंग, यदि आप जानते हो कोटिंग का कारण क्या समझना चाहते हैं, उसकी कीमत क्या है, तो किसी ग्लास का जो पीछे जो मिरर है उसका पीछे वाला कवर हटा दो, जो लकड़ी का लगा होता है या कभी कोई दफ्ती का, उसको हटा दो और उसको टेंगे खुरस दो ब्लेड वोड से। अब अपना चेहरा देखो, आ गई समझ में बात? ये भी हो क्या कभी? चले ठीक है, यही तो बदमाश बच्चे जो होते हैं साइंस बहुत अच्छे से समझते हैं। बदमाशियां करते रहो तभी तो वीडियो अपलोड होगा आपके माइंड में, और हम प्ले कराएंगे और आपको समझा देंगे। तो अब आते हैं मिरर। मिरर आपके मेनली टू टाइप्स के हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का डिस्क्रिप्शन यहां लिखा हुआ है, प्लेन मिरर आर फ्लैट विद ए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द मोस्ट कॉमन टाइप इज पीस ऑफ ग्लास विद ए रिफ्लेक्टिव कोटिंग, यूजुअली सिल्वर और एल्युमिनियम। कॉमन टाइप मिरर आप ग्लास का यूज करते हैं जिसमें एक साइड में कोटिंग होती है, कभी रेड ऑक्साइड की होती है, कभी एल्युमिनियम की होती है, कभी सिल्वर की होती है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही मिरर है, आप थाली में भी तो अपना चेहरा देखे हो, प्लेट में भी चेहरा देखे हो, लोटे में देखे हो, कटोरे में देखे हो, ग्लास में देखे हो। ग्लास गिलास पानी वाला, कांच नहीं, देखे हो? इसका मतलब ग्लास यूजुअली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि ग्लास ही हो। आप अपने घर में बहुत अच्छी पेंटिंग करा दें, ऑयल पेंट करा दें खूब बढ़िया से, उसके सामने खड़े हो, देखिए थोड़ा ब्लर ब्लर आपका इमेज दिखने लगता है। तो मिरर के लिए ग्लास का होना बहुत जरूरी नहीं है। चिम्मच में आप चेहरा देखे होंगे, रेस्टोरेंट में ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर अभी नहीं आया है, तब तक आप सेल्फी के लिए तैयार हो रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो उसमें चिम्मच और प्लेट वोट पहले रख के चले जाते हैं, उसमें आप अपना क्या कर रहे हैं, फेस वोस देख रहे हैं। ठीक है। अब और उसमें भी देखें, चिम्मच का ये वाला जो पोर्शन जिधर से कोई चीज निकाल के खाते हैं, उधर से अपना चेहरा देखो आप, और उसको थोड़ा आगे पीछे करो, आपका चेहरा कभी उल्टा हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे करें, ऐसे दिखने लगेंगे, पता चलेगा कि मुंह ऊपर चला जाएगा और बाल नीचे दिखने लगेगा। और थोड़ा और आगे करेंगे तो हो सकता है फिर सीधे दिखने लगे और नाक को बड़ी बड़ी दिखने लगे। और जिधर से आप जो स्पून है जिधर से निकालते हैं उधर की नहीं बात कर रहे हैं, उसके दूसरे साइड से जब देखेंगे
तो आप अपने चेहरे को छोटा पाएंगे, और वहां आगे पीछे करने पे इन्वर्टेड नहीं मिलेगा। तो ये सब आगे बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन में कैसे होता है। लेकिन पहले आपको ये वीडियो बना लेना है माइंड में, एक बार चिम्मच लेके मजा ले लो उसके साथ, फिर आगे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो अब स्फेरिकल मिरर भी आपके टू टाइप्स के हैं। एक है कॉनकेव मिरर, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये आप देखिए कॉनकेव मिरर है। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि रेज को देखो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है एक पॉइंट पे। और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि देखो रे को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर दे रहा है, फैला दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में कॉनकेव मिरर बताया भी गया है। कॉनकेव मिरर कर्व्ड इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ ए स्पून, स्पून का एग्जांपल भी दिया है। और कॉन्वेक्स मिरर में कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर कर्व्ड आउटवर्ड लाइक द आउटसाइड ऑफ ए स्पून, मतलब स्पून का दूसरा साइड, जिधर से आप कोई चीज निकालते नहीं, उसका अपोजिट वाला, जिधर निकालते हैं वो नहीं, अपोजिट वाला कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स आप समझ गए होंगे, प्लेन मिरर समझ गए होंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ गए होंगे। समझदार तो आप सदियों से हैं। अब हम आ गए, ज्यादा पेज तो नहीं चला गया, हाँ, ये स्फेरिकल मिरर। तो अब स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर से बहुत ज्यादा परिचित है, उसमें बहुत ज्यादा बातें हैं भी नहीं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेयर। गेंद खेलते हो, गेंद गेंद क्रिकेट वाली, तो कभी कभी कोई तगड़ा शॉट मार दे तो गेंद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस एक टुकड़े को हाथ में लो आप, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले वो स्फेयर था, अब वो हेमी स्फेयर है आपके हाथ में। अब पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो जो सेफ आपके हाथ में है वो काम देगा, कटोरे जैसा है। तो इधर जो इनवर्ड साइड है, जिधर से पानी डालें और रुक जाए, तो वो कॉनकेव है। और उसको पलट दो, जिधर से पानी डालें बह जाए, वो क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो जिस स्फेयर का पार्ट है स्फेरिकल मिरर, उसका कोई सेंटर रहा होगा, तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। उसकी कोई रेडियस रही होगी, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और जो पार्ट ऑफ स्फेयर है, उसका जो मिड पॉइंट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, जैसे कटोरा है, प्लेट है, तो उसका जो मिड पॉइंट होता है वही हो जाएगा पोल। क्या हो जाएगा, पोल। वैसे यहां लिखा भी गया है कि स्फेरिकल मिरर, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द कर्व मिरर इज ए पार्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, या द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, प्रिंसिपल एक्सिस है। एपर्चर क्या है, ये एपर्चर जरा समझिए। अभी पहले जरा देखें, जैसे ये आपका एक स्फेयर दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये आपका कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। ये जिस स्फेयर का पार्ट है ये कॉनकेव मिरर, उसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसकी रेडियस क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो गया, पोल हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऐसे ही नीचे देखें तो यहां भी आपको क्या दिखाया जा रहा है, एक स्फेरिकल पोर्शन आप देख रहे हैं। अब इस साइड है मामला, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में सेंटर लेफ्ट साइड में है, और कॉन्वेक्स में सेंटर राइट साइड में है। और इंसिडेंट रे हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट लेते हैं हम लोग। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेयर की जो रेडियस रही होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल हुआ, और सेंटर ऑफ पोल से पास होने वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, आप जानते ही होंगे। एपर्चर, ये एपर्चर क्या होता है। अब जैसे सपोज करो कि आपके हाथ में एक बहुत शार्प चाकू है, चाकू, गर्दन नहीं काटनी है, चाकू काम बता रहे हैं हम क्या करना है। आप एक गेंद लिए हैं, कैनवस की गेंद है, चाकू बहुत शार्प है। अच्छा, गेंद अभी पूरी है, होल स्फेयर है, उस पर आप लाइट डालें, क्या लाइट अंदर चली जाएगी, नहीं जाएगी ना। अच्छा, चाकू से थोड़ा सा काट दें, थोड़ा सा, उसमें होल दिखने लगेगा,
अब लाइट चली जाएगी। लाइट जिस रास्ते से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, लाइट जिस रूट से इंसिडेंट सरफेस पे क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, उसी को एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर। एपर्चर की हिंदी होती है द्वारक। क्या हिंदी होती है? द्वारक या दरवाजा। दरवाजा किसे कहते हैं? जिधर से कोई इंटर करे तो ये एपर्चर है। अब कोई गेंद लिए आप, और गेंद को लेके अब जैसे कोई गेंद लिए हैं आप, सपोज करें, यहां से काटेंगे तो दरवाजा छोटा होगा, जिधर से लाइट अंदर इंटर करेगी। यहां से काटेंगे तो दरवाजा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिधर से लाइट इंटर करेगी। यहां से काटेंगे, दरवाजा और बड़ा हो जाएगा। अब फिर यहां से काटेंगे, दरवाजा फिर छोटा हो जाएगा। यहां से काटेंगे, दरवाजा फिर छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है जैसे कि सबसे बड़ा दरवाजा कब होगा? जब वो जो चाकू है स्फेयर के सेंटर से पास होगी। मतलब जब वो स्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो एपर्चर की साइज सबसे बड़ी होगी, दरवाजे की साइज सबसे बड़ी होगी। आई बात समझ में? तो अब एपर्चर जैसे गेंद को जब काट रहे हैं, तो यहाँ जिधर काट रहे हैं एक सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, उसी सर्कुलर पोर्शन का जो डायमीटर है एपर्चर बोला जाता है। और वो डायमीटर देखे यहाँ कम था, फिर यहाँ और ज्यादा हो गया, फिर यहाँ और ज्यादा हो गया। इसका मतलब एपर्चर छोटा बड़ा भी हो सकता है, और एपर्चर की डायमीटर कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है। और हाईएस्ट डायमीटर का कौन सा एपर्चर होगा? जो स्फेरिकल स्फेयर के सेंटर से पास होगा। ठीक है। एक बार फिर से कहिए, हम रिपीट कर दें तो ये जो बना है यहां से जा बेटा, और हम फिर से बात कर दे रहे हैं। ये जो है एक स्फेयर है। ठीक है। अब अभी इसमें किसी भी तरफ से कोई होल है नहीं, तो लाइट अंदर आ नहीं पाएगी। इसका तो दरवाजा नहीं है, एपर्चर नहीं है। एपर्चर की मीनिंग होती है द्वारक, दरवाजा। ठीक है। और इस स्फेयर की एक रेडियस होगी या कई सारी? एक। अच्छा, एक डायमीटर होगा, कई सारे डायमीटर? डायमीटर भी एक ही होगा, तो स्फेयर का तो एक ही डायमीटर होगा। लेकिन जब इसको चाकू से यहां काटेंगे, यहां पे, तो ये ऐसे पोर्शन कट के निकल जाएगा ये। अब यहां से जो रास्ता आपको दिखेगा वो थोड़ा सर्कुलर दिखेगा यहां से, और वो सर्कल की डायमीटर भी कम होगी, और इस स्फेयर की जो डायमीटर है उससे तो कम ही होगी, इस डायमीटर से तो कम ही होगी यहाँ पे। अब चाकू को आप यहां से चला दो तो दरवाजा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और दरवाजा का जो सर्कुलर पोर्शन है उसी का डायमीटर जो है एपर्चर बोला जाए। चाकू यहां से चला दोगे तो एपर्चर और बड़ा हो जाएगा, चाकू यहां से चलाओगे तो एपर्चर फिर से छोटा हो जाएगा। तो एपर्चर हमारे ख्याल से समझ गए होंगे यार। एपर्चर वो रास्ता जिससे लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है। ठीक है। अब मेन चीज है फोकस, तो थोड़ा फोकस पर खूब फोकस करना भाई, समझे? फोकस पर खूब फोकस करना है, मेन यही है। बाकी तो ये सब नॉर्मल है, ऐसे ही जान जाओगे यार। ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं फोकस की। ठीक है। अब पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। किसकी बात करेंगे? कॉनकेव मिरर की। तो क्या ये कॉनकेव मिरर है जो आपके सामने बना है? नहीं, अभी ये केवल ट्रांसपेरेंट ग्लास है, स्फेरिकल पोर्शन है उसका बस। लेकिन जब इधर रेड ऑक्साइड की या एल्युमिनियम की या सिल्वर की कोटिंग कर दोगे, तब ये मिरर हो जाएगा। अब ये है, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, तो वो सेंटर ही क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है इसका जो मिड पॉइंट है उसी को हम क्या बोल देंगे? पोल बोल देंगे। और सेंटर और पोल से जो पास होने वाली लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस की पता कौन सा रे, कौन सी रे बताती हैं?
जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, क्या, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। फोकस का पता कौन सी रे बताती हैं? दोज रेज विच कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं, वही एड्रेस बताएंगी। और किसका एड्रेस बताएंगी? फोकस का। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, चाहे मिरर का केस हो, चाहे लेंस का केस हो, फोकस का एड्रेस कौन बताएगा? दोज रेज विच आर कमिंग, दोज इंसिडेंट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी या जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होती हुई अपीयर होंगी, उसी पॉइंट को फोकस बोला जाएगा। आई बात समझ में? चले देखते हैं। अब यहां पर एक रे आ रही है, ठीक है, और एक रे आ रही है। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अभी हम बात ही कर रहे थे, फोकस का एड्रेस यही बताएंगे। तो प्यारे, जैसे अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका प्लेन होता, क्या होता? प्लेन। तो ये इंसिडेंट रे होती, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता, और यहां हम नॉर्मल ड्रा कर देते, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमको रिफ्लेक्टेड रे मिल जाती, ठीक है। तो सरफेस प्लेन होता, इंसिडेंट रे ड्रा, जहां इंसिडेंट करता उस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रा कर सकते थे, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाता, रिफ्लेक्टेड रे मिल जाती। अब प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि ये तो कर्व सरफेस है, तो यहां प्लेन सरफेस जैसा आप 90 डिग्री एंगल बना नहीं पाएंगे, तो यहां नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे? जब तक यहां नॉर्मल नहीं ड्रा करेंगे तब तक आप रिफ्लेक्टेड रे पता नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो प्लेन सरफेस तो नॉर्मल ड्रा करना आसान है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, और ये क्या है? रेडियस है, तो ये क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट, और ये है रेडियस, ठीक है। और टेंजेंट और रेडियस में कितना एंगल बनता है? 90। कितना बनता है? 90। कभी किसी क्लास में एक थ्योरम पढ़ रखे होंगे, रेडियस एंड टेंजेंट विल बी नॉर्मल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका मतलब जिसकी टेंजेंट पर नॉर्मल रेडियस, और टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सरफेस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट, ठीक है। तो जो चीज टेंजेंट पर नॉर्मल है वो सरफेस पर भी नॉर्मल है, इसका मतलब रेडियस टेंजेंट पर भी नॉर्मल है, सरफेस पर नॉर्मल है। तो सीधा सीधा आप ध्यान दें कि आप ये रट डालिएगा, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पर यदि नॉर्मल ड्रा करना है तो वी हैव टू ज्वाइन दैट पॉइंट विद सेंटर ऑफ दैट स्फेयर। किसी भी स्फेयर के या किसी भी स्फेयर के किसी पोर्शन पर यदि आपके किसी भी पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रा करना है तो उस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है उस स्फेयर के सेंटर से, ठीक है। तो देखो जरा, तो यहां इसके सेंटर से हम क्या कर रहे हैं? इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको क्या मिल गया? आपको रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करना है, देन वी हैव टू ज्वाइन दिस पॉइंट विद सेंटर। देखो, रियल रे इंसिडेंट रे, रियल रिफ्लेक्टेड रे या रियल रिफ्रैक्टेड रे को छोड़ के जितने भी हम ड्रा करेंगे सब डॉटेड होंगे, इसीलिए नॉर्मल को डॉटेड ड्रा कर रहा है। अब नॉर्मल ये हुआ, इंसिडेंट रे ये हुई, दोनों के बीच का एंगल हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या मिल गया, रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। तो आपने देखा जरा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस की इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो बातें हुई हैं सबको मिला के बोल दो, डिफिनेशन हो गई। तो इसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फोकस क्या एक पॉइंट है, कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। कब मिला, जब रिफ्लेक्टेड रे यहां पे आके कन्वर्ज हुई। रिफ्लेक्टेड रे किसकी, इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे कैसी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सारी बातें मिला दो। सच पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस नोन एज अ फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब फोकस कॉनकेव मिरर का लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, निगेटिव। हम पोल को एज ए ओरिजिन ट्रीट करेंगे। पोल के राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट जाएंगे निगेटिव, पोल के एबव जाएंगे पॉजिटिव, पोल के बिलो जाएंगे निगेटिव। पोल को ओरिजिन ट्रीट करो, कार्टेशियन सिस्टम लगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रहा है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, निगेटिव। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सच पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where incident ray coming parallel to principal axis after reflection converges known as focus of the concave mirror. It will be negative in sign, and another name of concave mirror is the converging mirror. Why? Because it converges rays. ठीक प्यारे, तो यहाँ भी डिफिनेशन लिखी गई है। The focus or focus point, focal point, the point on the principal axis where the parallel rays of light converges कॉनकेव मिरर में और अपीयर टू डाइवर्ज कॉन्वेक्स मिरर में, जो अगले उसमें देखेंगे। और इस फोकस पॉइंट और पोल के बीच के गैप को फोकल लेंथ बोलते हैं, वो भी यहाँ डिफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे। और ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन होता है r/2। ये रिलेशन तभी सही है जब ये इंसिडेंट रे बहुत नजदीक से जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तभी ये सही है। तो यहां देखे लिखा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस नोन एज फोकल लेंथ। फॉर स्फेरिकल मिरर द फोकल लेंथ इज अप्रॉक्सिमेटली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। फिर आगे बात बताया है, दिस रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर पैरेलैक्सियल रेज ओनली। पैरेलैक्सियल रेज किन्हें बोले जाएंगे भाई, पैरेलल रेज के लिए ही ये पॉइंट या ये डिफिनेशन वैलिड है। और वो पैरेलल रेज क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस की क्लोजर होनी चाहिए, या यूज्ड एपर्चर जो होना चाहिए होल एपर्चर के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होना चाहिए, लार्जेस्ट एपर्चर के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। ये कौन सा मिरर है आपके सामने, कॉन्वेक्स। नालायक, मिरर नहीं है। ग्लास रिफ्लेक्शन नहीं करता है, जो रिफ्लेक्शन करेगा वो मिरर है। अभी कोटिंग नहीं की हो, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग करनी होगी। कौन कौन सा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल बताएं, बोलो एक तरफ से, नहीं मारेंगे लाठी से भी। हाँ क्या है, रेड ऑक्साइड। दूसरा क्या है, बोल ब्यारे, एल्युमिनियम। तीसरा क्या है, सिल्वर। कौन सा मिरर तोड़ने पे कणाते हो, सिल्वर। भैया वो यहां पॉलिश कर दो। अब ये पॉलिश क्या करेगा, रे को पार नहीं होने देगा, लौटा देगा। पॉलिश नहीं रहेगी तो पार कर जाएगा, तो मिरर कैसे होगा, बाउंस बैक ही नहीं होगा मामला। अच्छा, इस स्फेरिकल पोर्शन का जो सेंटर होगा, जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया जाएगा। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसी को क्या बोल दिया जाएगा, मिड पॉइंट को ही पोल बोल दिया जाएगा। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को क्या बोल दिया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया जाएगा। ठीक है, फोकस का एड्रेस बताता कौन है, दोज इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पहले हम रेज ड्रा कर देते हैं। एक, कम से कम दो।
ड्रा कर दिए। अब जो है यहां पर हमको नॉर्मल ड्रा करना होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। और अभी अभी बात हुई थी कि जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रा करना है उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर दिए, ये हो गया नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है, बराबर है यहाँ पे। ठीक प्यारे। अब जरा देखें इस पॉइंट पर भी हमको क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रा करना होगा। नॉर्मल तो सेंटर से ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर दिए। और हमने आपसे बोला था कि नॉर्मल जो है डॉटेड लाइन से होगा, इसको डॉटेड कर दे रहे हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है। ठीक है। तो जरा देखो प्यारे, रे ऐसे आई थी, रे को ऐसे भेज दे रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ऐसे आई थी रे और उनको ऐसे भेज दे रहा है, क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक प्यारे। तो इस मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम है, डाइवर्जिंग मिरर। और इसके पहले वाला जो मिरर था, रे जैसे आई थी उनको क्या कर दिया था, कन्वर्ज कर दिया था। रे जैसे आई थी उनको कन्वर्ज कर दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था। ठीक है। अब बेटा जरा देखें ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अपोजिट प्रोसीड करो आप, और इसको भी अपोजिट प्रोसीड करो, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे को। दोनों जहां जाके मिलेंगी वही फोकस है। ठीक है। अब देखो बेटा ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस पॉइंट से आ रही हैं या हमको फील हो रही आती हुई, फील हो रही है, क्योंकि यहां से आने का मतलब ये रे उधर गई हो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पार करके थोड़े ना रह गई है, इसका मतलब हमको एपियर हो रहा है ऐसा। ठीक है, इसलिए एपियर शब्द आएगा यहाँ डिफिनेशन में। क्या आएगा, एपियर शब्द। फिर से प्यारे फोकस क्या एक पॉइंट है, कहां पर है वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। और वहीं से रिफ्लेक्टेड रे एपियर हो रही डाइवर्ज होती हुई। रिफ्लेक्टेड रे किसकी, इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे कैसी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सारी बातों को मिलाओ डिफिनेशन है, सच पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर incident ray coming parallel to principal axis after reflection appear to diverge, known as focus of the convex mirror, known as focus of the convex mirror. फिर से प्यारे, such point on principal axis from where incident ray coming parallel to principal axis after reflection appear to diverge, known as focus of the convex mirror. This mirror also known as diverging mirror. इसका फोकस किधर है बेटा, राइट साइड है। किधर है, राइट साइड है इसका फोकस। तो पोल को हम ओरिजिन मानते हैं। पोल के राइट चलेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट चलेंगे तो निगेटिव, एबव चलेंगे तो पॉजिटिव, बिलो चलेंगे तो निगेटिव। ये पॉजिटिव साइड जा रहा है तो यहाँ फोकस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक प्यारे। अब इसी बेस पे हम लोग कुछ थोड़ा यूजेस देख लेते हैं फोकस की डिफिनेशन के बेस पे। अब बाकी कुछ यूजेस हैं जो इमेज फॉर्मेशन के बेस पे है, तो इमेज फॉर्मेशन जब देखेंगे तब हम समझेंगे उसको। अभी फोकस से जो जो यूजेस हम समझ सकते हैं वो समझते हैं। देखें भाई, जो रोड साइड लैंप्स है, क्या है, रोड साइड लैंप्स, वो क्यों लगाए हैं आप, जहां लैंप लगा है वही उजाला हो, जहां लाइट लगी वही उजाला हो, कि फैल के उजाला हो, क्या फैल के उजाला हो। ठीक है, बहुत सही। फैलाएगा कौन, कॉनकेव सरफेस की कॉन्वेक्स सरफेस, डाइवर्ज कौन करेगा, कॉन्वेक्स सरफेस। तो आप जरा देखो जो लैंप होता है, जो हेड स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो वहां देखो जहां सीएफएल लगा होता है, सीएफएल के पीछे ऐसे एल्युमिनियम कोटेड चमकता हुआ सरफेस होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे।
ऐसे होने का मतलब वो क्या है, कॉन्वेक्स है। क्या है, कॉन्वेक्स। अब वो करता क्या है, अब जैसे यहां से लाइट जैसे यहां लगा दिए हम CFL, क्या लगा दिए, CFL लगा दिए यहां होल्डर में, और CFL से जितनी भी लाइट चलेंगी सब कैसे चलेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे चलेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और उन सारी रेज कहां से अपियर होंगी डाइवर्ज होते हुए, वो सब फोकस से। अब कहां से, फोकस से। ठीक है, ये तो लाइट ऐसे फैल के जाएगी, लाइट ऐसे फैल के जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां होता है, रोड साइड लैंप्स में, लाइट को डाइवर्ज करने के लिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो मारे आप एकदम हमारी डायग्राम गड़बड़ कर दिए। भैया अंडू कर दे रहे हैं, जहां बदमाशियां किए हैं वो सब हम हटा दे रहे हैं। अब नहीं हटेगा क्या, चले लगभग सही हो गया है, और कुछ इसका स्टेप होगा, इससे ज्यादा नहीं अंडू हो रहा है। ठीक है, चले तो क्या इस डायग्राम को फिर से बनाए, समझ गए हैं आप, समझ गए हैं। चले तो अब हम आगे बात करते हैं कॉनकेव सरफेस का कहाँ यूज होता है। ठीक है भैया, आपके घर के छत पे, कहाँ पे, एक तो आप कॉनकेव सरफेस, हाँ उसी की बात कर रहे हैं, एंटीना, बहुत सही पकड़े, एंटीना, वो भी कॉनकेव सरफेस है। अच्छा उसमें एक ऐसी छोटी सी मशीन लगी होती है, जानते हो कहाँ लगी होती है, वो कॉनकेव सरफेस के फोकस पर होती है। कहाँ पर होती है, फोकस पर। अब वो करती क्या है, आप शायद ऐसे ही लगा होता है छत पे, छोटा वाला लगा होता है, ये थोड़ा बड़ा वाला है। ठीक है, तो आप हमारे ख्याल से देख ही रहे होंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। कहाँ गए भाई साहब, अंदर चले गए, अंडो कर दिए। पहले इनको छोटा करना है, किनारे रहो, अभी आपकी जरूरत पड़ेगी, आप भी एक किनारे रहो, भाई साहब आप बड़े हो जाए। देख रहे हैं, दिख रहा है, थोड़ा ये बड़ा है, ऐसा ही आपके छत पे होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, ये काम क्या करता है वो हम लोग अभी बात करेंगे, काम क्या करता है। भाई साहब को छोटा कर दिए, और आप बड़े हो जाइए। अब जरा देखें, यहाँ ये सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। ऐसी सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट वगैरह सुने होंगे, आजकल तो भौकाल चल ही रहा है। अभी चंद्रयान 3 आप लॉन्च वॉन्च कराए थे, और लैंडिंग भी कराए सफलतापूर्वक, जस्ट भी मनाए, बड़ा अच्छा लगा। जैसे देश सफल होता है तो ऐसा लगता है हम ही सफल हैं। चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। देखें, आपकी अर्थ जो है एक एक्सिस के चारों ओर ऐसे घूमती रहती है, उसे जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और जियोग्राफिकल एक्सिस पे नॉर्मल ड्रा कर दें, और वो नॉर्मल कहां से जाए, सेंटर से जाए, तो इक्वेटर बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है, इक्वेटर। अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो जब कोई सेटेलाइट जो है इक्वेटोरियल पोजीशन जो है उसके पैरेलल जब चलेगी, तब वो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हो सकती है। जियो स्टेशनरी कैसे, जैसे कभी कभी आप साइकिल से जा रहे हैं और आपका दोस्त बगल साइकिल लगा देता है, और दोनों एक दूसरे से ऐसा बतियाते हैं जैसे लगता है बगिए हम खड़े हैं। होता है ना ऐसा, होता कि ना है, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो अब एक्चुअली है क्या मामला, जितनी स्पीड से आपका दोस्त चल रहा है उतनी स्पीड से आप भी चल रहे हैं, दोनों के बीच का गैप बदल ही नहीं रहा है, तो चेंज इन पोजीशन हो ही नहीं रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसा लग रहा है कि आप रेस्ट में। ठीक है, तो अर्थ जो है जैसे 24 आवर में 1 राउंड कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस के चारों ओर, तो कोई सेटेलाइट ऐसी हो जिसका टाइम पीरियड भी 24 आवर हो, तो वो जैसे दिल्ली पे फोकस है सेटेलाइट, तो दिल्ली पे ही फोकस रहेगा, और चाहे जितना घूमती रहे यार। आ रही बात समझ में, ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे
आप अर्थ हो और आपका दोस्त जो है सेटेलाइट है, और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए हैं, स्टेशनरी हो गए हैं। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो इक्वेटर के पैरेलल रोटेट करेगी अराउंड अर्थ वही हो सकती है, जो पोल के अराउंड करेगी पोलर सेटेलाइट्स होंगी, और वो कभी जियो स्टेशनरी नहीं हो सकती, क्योंकि पोलर के अराउंड जो रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट करेंगे, उनके सामने से अर्थ क्या होगा, अर्थ के अलग अलग पोल से नाते रहेंगे, नेविगेशन वगैरह में यूज होता है। अभी देखेंगे आप लोग, कब देखेंगे, जब आप किस क्लास में होंगे, 11th में। अब इन भाई साहब बड़ा कर रहे हैं। घर की छता पर जो एंटीना लगा है, जब आप एंटीना लगवाते हैं तो कोई उसको सेट करने के लिए आता है, ठीक है। अब वो इसको पर्टिकुलर लोकेशन में एक छोटी सी मशीन लिया होता है, उसमें सिग्नल बताता रहता है, ठीक है। अब वो सेट करके चला जाता है। क्या वो आसमान की ओर सेट करता है, ऊपर वाले की ओर है, भगवान सिग्नल भेज रहे हैं? नहीं बेटा, वहां जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो है वो सिग्नल भेज रही है। तो ऐसे ही मामला होता है, जैसे ग्राउंड स्टेशन है, और यहां से जैसे मान लो या ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, यहाँ कोई लाइव प्रोग्राम हो रहा है, मोदी जी मान लो कोई स्पीच वगैरह दे रहे हैं, आजकल तो पगलाया है ट्रंप हुआ, ठीक है। और ऐसा पागल किसी देश को मिल जाए, हाय राम, सुबह कुछ शाम कुछ रात कुछ बदलता रहता है, बस कुछ नहीं, ऐसे लोग क्रेडिबल नहीं होते, जाने दो, मोदी है ना, देख लेंगे। और कायदे से देखते हैं, आपको तो पता है, जिसको भी देखे, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को देखे थे, कायदे से देखे, इनको भी देख लेंगे, ठीक है। केवल हम आप पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़े बस, और अपने देश के प्रति थोड़ा लगे रहें, फिर देखें कौन माई का लाल आंखें दिखा सकता है। चले जाने दो। तो जैसे यहाँ पर सपोज करो तो कोई प्रोग्राम हो रहा है, अमेरिका में इस समय गड़बड़ है, चले वहां छोड़ो, जाने दो। इस समय प्रोग्राम हो रहा है, मान लो एक कोई लाइव मैच चल रहा है, और कहाँ चल रहा है वो मैच, सऊदी अरब में मैच चल रहा है, और वहां से मैच की रिकॉर्डिंग सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजी जा रही है सेटेलाइट की ओर। क्योंकि रीजन ये है कि आप यहां हो, मान लो यहां पर आपकी अर्थ है, यहां पे क्या है, यहां भारत है, मान लो ये है इंडिया, क्या है, इंडिया। तो एक बात ये है आपका सऊदी अरब, क्या है, सऊदी अरब। अब यहां से टावर लगा के सिग्नल नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि बीच में समंदर वगैरह है, बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां सिग्नल भेज देते हैं सेटेलाइट, और सेटेलाइट से सिग्नल इधर जब आते हैं तो यहाँ का रिसीवर रिसीव कर लेता है उसे, और फिर वो भारत में अपना टेलीकास्ट कर देगा, वहां आप देख लेंगे। जियो स्टेशनरी क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि ये और ये और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहे। अभी आप लाइव देख सकते हैं, नहीं पता चले कि सेटेलाइट एक ताश आप देखे और फिर अर्थ और दोनों की लोकेशन गड़बड़ हो गई, और फिर कभी कनेक्ट ही नहीं हुए तो पूरा मैच खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं चला। कब पता चलेगा, जब लगातार मामला फोकस रहे, साथ चले। तो स्टेशनरी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वही जो बात की थी, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल भेजे जा रहे हैं, और सेटेलाइट सेटेलाइट से रिसीव किया जा रहा है, आप जहां लाइव टेलीकास्ट चाहते हैं वहां पे, ठीक है। ये काम कैसे करता है अभी हम बात कर रहे हैं, कर ही देते हैं। सेटेलाइट से जो सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स दूर से जब आते हैं तो वो पैरेलल हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, पैरेलल। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाता है, बड़े धोखे ही सलाम है। अब देखो एक रे ये है, या सही से खींची दें, पहले इसको हटा दें तब। अब यहाँ ले ले रहे हैं सेव AI, ठीक है। अब एक ये है लाइन, देखिए रहे, और एक ये है लाइन, ठीक है।
अभी इन दोनों लाइन को आप देखें एक ही पॉइंट से चल रही है, ठीक है। यहाँ एंगल भी लग रहा है, यहाँ तो आप कोई पैरेलल कह ही नहीं सकता, लेकिन जरा देखो अब इतना हम हटा दे रहे हैं, ओहो हाथ से खींचे होते तो हटता। आप ऐसा करो, इतना पोर्शन देखो ही नहीं, इतना देखो इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में देखो, फिर इन दोनों के बीच में देखो, फिर इन दोनों के बीच में देखो। यहां पैरेलल नहीं लग रहा है, यहां थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, और यहां आते आते पैरेलल लगने लगा, यहां आते आते लगभग पैरेलल लगने लगा। अभी आप 1 मीटर भी नहीं चले हैं, पैरेलल लगने लगा। और सेटेलाइट जो है लगभग, ये समझ लो कि अभी एक्यूरेट डाटा क्या 30,000 किलोमीटर दूर है, इससे ज्यादा है, ठीक है। और ये कितनी दूर है एज इट इज आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। तो 1 मीटर में ये जो आपस में एंगल बना रहे थी रेज, वो पैरेलल लगने लगी यहां आते आते। तो 30,000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर 800 36,800 किलोमीटर से 36,800 किलोमीटर से जब वो रे आएंगी तो वो पैरेलल ही होंगी, ठीक है। इसका सेटेलाइट से आने वाली रेज कैसे लगेंगी, आपको पैरेलल लगेंगी। अब होता क्या है, जैसे कोई कॉन्केव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये इसका क्या हुआ पोल हुआ, और इसको अभी ऐसे कंप्लीट कर दें तो ये हो गया सेंटर, और फिर ये क्या हो गया फोकस हो गया। अब हम उन रेज की बात कर रहे हैं जो आपस में तो पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये कहां से जाएंगे, तो पहले यहां नॉर्मल ड्रा करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चली गई। इस वाले पे भी नॉर्मल ड्रा करो, थोड़ा अंडू कर देते हैं, ज्यादा लाइन हो गई है, ठीक है। केवल 2 लाइन लेते हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों आपस में तो पैरेलल हैं, आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब ये जाएंगे कहां, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, नॉर्मल ड्रा करेंगे, हमने कहा था सेंटर से ज्वाइन कर दिया करेंगे हमेशा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इधर चली गई है। अब यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, सेंटर से पहले से ज्वाइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये चली गई। देखो इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, वो रे जो आपस में पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो फोकस पॉइंट पर यदि हम नॉर्मल ड्रा कर दें, उस नॉर्मल पे जाके कन्वर्ज होंगी, लेकिन फोकस पर कन्वर्ज नहीं होंगी, ठीक है। अब हम ये चाहें कि ये सिग्नल जो है फोकस पे कन्वर्ज हो जाए, तो ये सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं, सेटेलाइट से आ रहे हैं। तो आप अपना एंटीना घुमा सकते हो, एंटीना घुमा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दो, या सेटेलाइट घुमा के सिग्नल्स पैरेलल कर दो, क्या कर सकते हो, फिर से ध्यान दो। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट से जो सिग्नल आ रहे हैं वो आप तक आते आते पैरेलल लगेंगे, और अभी ये आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो हमने ये देखा बाया रूल कि ये दोनों कन्वर्ज तो हो रहे हैं लेकिन फोकस पर नहीं कन्वर्ज हो रहे हैं, फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो रहा है, फोकल प्लेन पर हो रहा है। अब ये फोकल प्लेन क्या होता है, ये प्लेन विच पासेस थ्रू फोकस पॉइंट एंड रिमेन्स नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज फोकल प्लेन। ये फोकल प्लेन पे कन्वर्ज हो रहा है लेकिन फोकस पॉइंट पे नहीं हो रहा है। अब मशीन कहां लगी होती है, आपके एंटीने की फोकस पॉइंट पे लगी होती है मशीन, इसका मतलब ये सिग्नल फोकस पॉइंट पे मशीन में जाएंगे ही नहीं, तो मशीन नहीं जाएंगे तो वीक सिग्नल लिख के आएगा या नो सिग्नल लिख के आएगा आपके मॉनिटर पर, टीवी पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो यहां कन्वर्ज हो रही है, यहां कन्वर्ज होकर मशीन में चली जाती है, यहां कब कन्वर्ज होंगी, जब वो आपस में भी पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल हो। इसका 2 तरीका है, या तो सिग्नल को पैरेलल कर दें, मतलब सेटेलाइट नीचे कर दें ऐसे, या
हम एंटीने को क्या करें, ऐसे घुमा दें। तो एंटीने को जब ऐसे आप घुमा दोगे ऐसे, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो गई रेज, आपस में भी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल, इसका मतलब वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए एंटीना आप आसमान की ओर तिरछा लगाते हैं, और हर कंपनी के लिए आपको बार बार सेट कराना पड़ता है, क्योंकि हर कंपनी की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की लोकेशन भी अलग अलग है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे ख्याल से काफी कुछ हो गया। ठीक, एक बात और देख लेते हैं। तो ये समझ गए, क्या समझ गए भाई? देखिए, ये जो पेज है आपका, यहाँ हम लोग बात किए थे सिग्नल्स कैसे आते हैं। तो हमने आपसे कहा कि जैसे ये ऐसे है, यदि आपका कॉन्केव सरफेस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और ये सेंटर है, और ये फोकस है। तो वो सिग्नल्स या वो रेज जो आपस में तो पैरेलल होंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, तो फोकस पे नहीं कन्वर्ज होंगी। हम बात कर चुके हैं, एक बात फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक आध दो के चेहरे पे सिकन दिख रही है। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करेंगे रिफ्लेक्टेड रे पता करने के लिए। और नॉर्मल कैसे ड्रा होगा? सेंटर से ज्वाइन कर देना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। अब इसकी रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, इसको भी आपको क्या करना है, नॉर्मल से ज्वाइन कर देना है। इससे ज्वाइन कर देना है, नॉर्मल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मिल गई। अब देखो ये यहाँ कन्वर्ज हो रही है ये, अब फोकस पॉइंट यहाँ पे है। इसका मतलब जो रेज आपस में पैरेलल होंगी लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, वो फोकस पर नहीं कन्वर्ज होंगी। ठीक है, कहां कन्वर्ज होंगी? फोकल प्लेन पर। फोकल प्लेन क्या है? ऐसा प्लेन जो फोकस पॉइंट से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाए, उसे हम फोकल प्लेन बोलते हैं। ये फोकल प्लेन पे जाके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, अब ये यदि सेटेलाइट से आने वाले सिग्नल होते हैं, और सिग्नल यदि फोकस पर नहीं कन्वर्ज हो रहे होते, तो फोकस पर ही मशीन लगी होती है, तो सिग्नल मशीन में इंटर नहीं करते, और टीवी पर लिख के आता नो सिग्नल। क्या लिख के आता? नो सिग्नल। अब ये सिग्नल्स जो है कहां जाने हैं? फोकस पे। इसका तरीका क्या है? या तो आप एंटीने को घुमा दो, और एंटीने को ऐसा घुमाओ कि ये सिग्नल्स एंटीने के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाए। या आप सेटेलाइट को नीचे कर दो। आपकी बस में क्या है, एंटीना घुमाना, सेटेलाइट? नालायक, सही सही बोलो। एंटीना, सेटेलाइट घुमा रहा है। तो एंटीने को घुमा दो, और एंटीने को ऐसे घुमा दो। देखो, आप ये घुमा दिए ऐसे। अब इस एंटीने की प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई घुमाने पे ऐसे। देखो एंटीना साइड ऐसे ही लगा होता है, ऐसे ऊपर की ओर। अब जो है ये जो रेज है जाके कहां कन्वर्ज हो जाएंगे? इसके फोकस पर। अब फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी तो मशीन में चला जाएगा और सिग्नल मिलेगा, टीवी पे प्रोग्राम देखने लगेगा। आई बात समझ में? एक बात और, जो टार्च होती है, टार्च, टार्च में जिधर से लाइट निकलती है, ठीक है, उधर देखो जो है एक फूटी कटोरी जैसा रहता है, जो बाबा के जमाने वाली टार्च थी जिसमें तो बल्ब झांकता रहता था बिचुआ से। ठीक है, तो वो बात कर रहा है। तो उसका शेप कैसा है? कॉनकेव। कैसा शेप है? कॉनकेव। ठीक है, अब गाड़ी की हेडलाइट को भी ऑब्जर्व करो तो ऐसा ही कुछ होता है। गाड़ी की हेडलाइट में भी आपको ऐसा ही शेप दिखता है, लेकिन उसमें अपर डिपर होता है। बटन आप दबाते हैं तो लाइट ऐसे हो जाती है, और फिर ऐसे हो जाती है, मतलब डाइवर्ज और कन्वर्ज होती है। तो गाड़ी की हेडलाइट में कौन कौन सा मिरर लगा है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉनकेव कन्वर्ज कर रहा है, कॉन्वेक्स से डाइवर्ज कर रहा है, ये दोनों मिरर लगे हैं। नालायक हो, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे।
ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, कॉनकेव सरफेस ही है। डाइवर्ज क्यों हो रहा है, बात कर रहा है। ये मान लो बाबा की जमाने वाली जो टार्च है, जिधर से लाइट निकलती उधर वाला पोर्शन है, कटोरी नुमा होता है, और ये टार्च के पीछे वाला पोर्शन है। ऐसा ही कुछ गाड़ी की हेडलाइट में भी होता है। और इसको अभी कंप्लीट कर दिया जाए तो ये सेंटर हो जाएगा, और फिर ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। और यहां से एक बल्ब झांकता रहता है, और बल्ब का यदि यहां पे है, कहां पे, फोकस पर, कहां पर है बल्ब, फोकस पर, तो रेज कहां से चलेंगी, फोकस से। बल्ब जहां, रेज वहीं से चलेंगी। कहां जाएंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल मतलब सेंटर से ज्वाइन कर दिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चली गई। यहां भी हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चली गई। तो आप जरा देखें, जब बल्ब कहां था, फोकस पे था, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। अब होता क्या है, आपने बदमाशी की होगी, आप टार्च को पीछे से ढीला करना शुरू करें, और ढीला करना शुरू करेंगे तो बल्ब आगे बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा। अब बल्ब जब पीछे बढ़ेगा, तो मान लो बल्ब यहां आ गया, अब रे बल्ब से ही चलेगी, तो रे यहां से चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं रहा करना है, नॉर्मल तो वही है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रे ऐसे चली गई, ठीक है। और यहां से रे आई यहां पे, देखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऐसे चली गई, क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। मिरर कॉनकेव ही है, डाइवर्ज हो गई। क्यों, क्योंकि बल्ब की पोजीशन फोकस पे नहीं है। एक कन्वर्ज और डाइवर्ज जो बोला गया था, फोकस के रिस्पेक्ट में बोला गया था, ध्यान दीजिए। फोकस से रे चलेगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, ठीक है। अब जरा देखें आप, अब कभी कभी पीछे से टाइट कर देते हैं, टाइट कर दो, टाइट कर दो तो बल्ब फोकस से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। अब फोकस से आगे बढ़ गया तो बल्ब जहां है रे वहीं से चलेगी। अब ये रे चल रही है, और इंसिडेंट पॉइंट को आप जुड़ा मिलाएंगे किससे, सेंटर से, नॉर्मल हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रे चली गई। और ऐसे ही यहां भी करेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रे चली गई। इसका मतलब ये कम एरिया कवर कर रहा है, कन्वर्ज हो गया। यहाँ पैरेलल जा रहा था, यहाँ क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपके गाड़ी में जो बल्ब लगा होता है, वहां ये दो जगह जो है फिलामेंट होता है। एक फिलामेंट होता है फोकस पे, कहाँ होता है, फोकस पे। जब फोकस वाला फिलामेंट एक्टिव होता है तो रे पैरेलल जाती है। जब ये वाला फिलामेंट एक्टिव होता है, फोकस के पहले वाला, तो रे डाइवर्ज हो जाती है, तो लाइट ऐसे फैल के जाती है। ये वाला फिलामेंट एक्टिव होता है तो कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। तो कॉनकेव ही लगा होता है वहां पे, क्यों प्यारे, ठीक है, हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। तो भाई 13 पेज हो गए। तो 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 थैंक्स, क्या लिखा गया, थैंक्स। तो आप सोच रहे होगे कि हमारी इतनी अच्छी राइटिंग है, नहीं, एआई कमाल है, आप लिखो कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में, ठीक है। तो थैंक्स प्यारे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो।